बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरियन कॉलेज तलगंग की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। आज का हमारा टॉपिक कॉमन आइन इफ़ेक्ट और उसकी एप्लीकेशंस है। कॉमन आइन इफ़ेक्ट क्या है, सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे और फिर इसको अंडरस्टैंड करेंगे। कॉमन आइन इफ़ेक्ट is suppression in ionization of a weak electrolyte in the presence of another electrolyte having a common ion. कॉमन आइन इफेक्ट क्या है? ये सप्रेशन है। सप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना। ये सप्रेशन है इन आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन में कमी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन का कम हो जाना। कब कम हो जाना? इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ए कॉमन आइन, एक और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट की मौजूदगी में जिसके पास एक आइन पहले इलेक्ट्रोलाइट के साथ कॉमन हो। कॉमन आइन इफेक्ट को समझने के लिए कंसिडर करें कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो है उसको हम केमिस्ट्री में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि NaCl सॉलिड प्लस H2O इज इक्वल टू Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। इस इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है वो सॉलिड NaCl को रिप्रेजेंट कर रही है और जो राइट साइड है वो डिज़ाल्व शुदा NaCl को रिप्रेजेंट कर रही है। NaCl की जो अमाउंट डिज़ाल्व्ड है पानी के अंदर और जो अनडिज़ाल्व्ड है, दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम है। तो लेफ़्ट साइड रिप्रेजेंट कर रही है उस NaCl को जो पानी में हल नहीं हुआ और राइट साइड रिप्रेजेंट कर रही है उस NaCl को जो हल शुदा शक्ल में मौजूद है। इस रिएक्शन के लिए जो Kc है उसे हम यूँ लिख सकते हैं कि Kc बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आइन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आइन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस को नॉमिनेटर में लिख दें, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिनोमिनेटर में। अब फ़र्ज़ किया कि ये जो सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है जो कि इक्विलिब्रियम की हालत में है, हम इसमें थोड़ा सा HCl डाल देते हैं। HCl जब पानी के अंदर जाएगा तो आयोनाइज होगा। उसकी आयोनाइजेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं HCl इज इक्वल टू H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो HCl डालने से क्या होगा कि क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। क्लोराइड आयन पहले भी मौजूद थे, अब क्लोराइड आयन पहले से ज़्यादा हो जाएंगे। क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी तो ये वाली जो फ्रैक्शन है ये अब Kc की इक्वल नहीं रहेगी, बल्कि अब ये Kc से ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ बढ़ रही है। कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन ये नॉमिनेटर में है, नॉमिनेटर वाली चीज़ बढ़ाई जाए तो फ्रैक्शन बड़ी हो जाती है। तो अब ये फ्रैक्शन जो पहले हम कह रहे हैं Kc की इक्वल थी, अब ये Kc की इक्वल नहीं रहेगी, उससे ग्रेटर हो जाएगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ली शैटलर प्रिंसिपल के मुताबिक ये सिस्टम अपने आप को रीएडजस्ट करेगा और लेफ़्ट या राइट साइड पे जाएगा ताकि क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन दोबारा डिक्रीज़ हो जाए और ये फ्रैक्शन दोबारा डिक्रीज़ होकर Kc के इक्वल हो जाए। अब हमने देखना है कि इस सिस्टम में क्लोराइड आयन किस तरफ कम होंगे। तो डेफिनेटली जब रिवर्स रिएक्शन होगा तो रिवर्स रिएक्शन में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन कंबाइन होकर NaCl बना देंगे। तो इसका मतलब है कि HCl डालने से सिस्टम लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट होगा और उसका मतलब होगा कि जो NaCl पहले हलशुदा शक्ल में था उसका कुछ हिस्सा अब गैर हलशुदा शक्ल में चला जाएगा, सॉलिड NaCl बना देगा।
तो यूँ NaCl की सॉल्युबिलिटी या आयोनाइजेशन कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी और आयोनाइजेशन सेम थिंग है फॉर आयनिक सब्सटेंसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यूँ लेफ्ट साइड पे सिस्टम जाने का मतलब NaCl की आयोनाइजेशन कम हो जाएगी और सॉलिड फॉर्म में NaCl ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो फिनोमेना है किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी का कम हो जाना किसी और ऐसे सब्सटेंस की मौजूदगी में जिसके पास एक आयन पहले वाले के साथ कॉमन हो, इसे कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। डेफिनेशन में मैंने इलेक्ट्रोलाइट का वर्ड यूज़ किया। इलेक्ट्रोलाइट पीछे मैं बता चुका इस चैप्टर में कई जगहों पर कि जो चीज़ आयोनाइज हो जाती हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो दोबारा मैं डेफिनेशन को एक दफ़ा दोहरा रहा हूँ कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। कॉमन आयन इफेक्ट किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन का कम हो जाना है इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ए कॉमन आयन। कॉमन आयन इफेक्ट एक बहुत ही यूज़फुल फिनोमेना है और इसकी हमें अप्लाइड केमिस्ट्री में और एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी एप्लीकेशंस मिलती हैं। इनमें पहली एप्लीकेशन है प्योरीफिकेशन ऑफ सी सॉल्ट। समुंदर का जो पानी है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स मौजूद हैं। इनमें जो कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में खाने में इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड, वो भी है। इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड और बहुत सारे सॉल्ट्स हैं। इन सॉल्ट्स को समुंदर से हासिल करने के लिए कॉमन आयन इफेक्ट का प्रिंसिपल अप्लाई किए जाते हैं। इस तरीके से सॉल्ट हासिल करने के लिए क्या किया जाता है, आप कंसिडर करें कि हमारे पास सी वाटर है। सी वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड मौजूद है। सोडियम क्लोराइड बहुत सारा मौजूद होगा, बहुत बड़े बड़े आप कह लें इसकी बहुत बड़ी अमाउंट मौजूद होगी। तो एक इक्विलिब्रियम हम कह सकते हैं कि एग्जिस्ट करेगा इसकी सॉल्युबल फॉर्म और इनसॉल्युबल फॉर्म के दरमियान। तो लेफ़्ट साइड इसकी अनडिज़ॉल्व्ड फॉर्म, इनसॉल्युबल फॉर्म को ज़ाहिर कर रही है और जो इक्वेशन की राइट साइड है वो इसकी सॉल्युबल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। ये इस रिएक्शन के लिए Kc का एक्सप्रेशन है। अब अगर हम ऐसा करें कि सी वाटर का कुछ हिस्सा एक जगह पर कलेक्ट करके उसमें HCl डालें तो HCl आयोनाइज होगा। उसकी आयोनाइजेशन से क्लोराइड आयन पैदा होंगे। क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि वो पहले भी मौजूद हैं और सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ली शैटलर प्रिंसिपल के मुताबिक सिस्टम, ये वाला सिस्टम लेफ़्ट साइड पे जाएगा क्योंकि लेफ़्ट साइड पे क्लोराइड आयन डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो यूँ ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन कंबाइन होते जाएंगे और सॉलिड NaCl या इनसॉल्युबल NaCl बनाते जाएंगे। ये NaCl नीचे इकट्ठा होता जाएगा। तो जब बहुत सारा NaCl नीचे इकट्ठा हो जाएगा तो फिर फिल्ट्रेशन और एवापोरेशन के अमल के ज़रिए पानी को अलहदा कर लिया जाएगा। तो पीछे हमें साल्ट, सोडियम क्लोराइड जो साल्ट हैं उसके क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से कॉमन आयन इफेक्ट को यूज़ करते हुए साल्ट्स को प्रेसिपिटेट किया जाता है। इस अमल को प्रेसिपिटेशन कहते हैं, जब कोई साल्ट पहले सॉल्यूशन की हालत में और फिर उसको सॉलिड फॉर्म में लाया जाए। तो कॉमन आयन इफेक्ट का इस्तेमाल ये है कि ये उस साल्ट की सॉल्युबिलिटी को कम करता है, उसको सॉलिड फॉर्म में लाते हैं। एक दफ़ा जब वो सॉलिड फॉर्म में आ जाए तो फिर पानी को रिमूव करने के लिए या तो फिल्ट्रेशन कर ली जाती है और या फिर एवापोरेशन कर ली जाती है। इसके बाद एक और एप्लीकेशन है KClO3 की सॉल्युबिलिटी को कम करने के लिए या उसे पानी में से अलहदा करने के लिए KClO3 के सॉल्यूशन में KCl को डाला जाता है। KClO3 पानी के अंदर इस तरीके से आयोनाइज होता है कि सॉल्यूशन में पोटाशियम आयन और पर क्लोरेट आयन मौजूद होते हैं, क्लोरेट आयन।
जब KCl डाला जाता है तो उसकी आयनाइजेशन से पोटाशियम आयन बनते हैं। तो अब पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। उसको दोबारा बैलेंस करने के लिए पोटाशियम आयन और क्लोरेट आयन कंबाइन होकर सॉलिड KClO3 बना देते हैं और इस तरीके से KClO3 की कंसंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। फिर कॉमन आयन इफ़ेक्ट की एप्लीकेशंस आ जाती हैं साल्ट एनालिसिस में। साल्ट एनालिसिस एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें किसी साल्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके एसिड और बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफाई किया जाता है और इस मकसद के लिए मुख्तलिफ स्टैंडर्ड टेस्ट्स को अप्लाई किया जाता है। साल्ट जोर से ये नहीं करो यार, फिलहाल सारा ख़राब हो जाएगा। कमल नहीं करो प्लीज़। साल्ट एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि कोई भी साल्ट है वो दो रेडिकल्स पर मुश्तमिल होता है, एक केटाइन और एक एनाइन। केटाइन को बेसिक रेडिकल भी कहते हैं और एनाइन को एसिड रेडिकल भी कहते हैं। मुख्तलिफ केटाइंस और एनाइंस को उनके केमिकल बिहेवियर की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और फिर हर ग्रुप के लिए स्टैंडर्ड केमिकल टेस्ट ढूंढे गए हैं रिसर्च के ज़रिए कि किस टेस्ट से उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कॉमन आयन इफ़ेक्ट जो है इसकी हमें एप्लीकेशंस मिलती हैं बेसिक रेडिकल्स की आइडेंटिफिकेशन में। बेसिक रेडिकल के बारे में फिर मैं थोड़ा मज़ीद बता दूं कि साल्ट एनालिसिस में बेसिक रेडिकल जो हैं इन्हें 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब एनालिसिस किए जाने हो, साल्ट को आइडेंटिफाई किया जाना हो तो उसमें एक सीक्वेंस में टेस्ट्स को अप्लाई किया जाता है। पहले ग्रुप 1 के टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं, अगर वो टेस्ट पॉजिटिव ना आए फिर ग्रुप 2 के टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं, वो भी नेगेटिव आए तो ग्रुप 3 एंड सो ऑन। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि वो जो केमिकल टेस्ट हैं उनमें किस तरह कॉमन आयन इफ़ेक्ट इन्वॉल्व होता है और किस तरीके से इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो इसमें पहली एप्लीकेशन है प्रेसिपिटेशन ऑफ द केटाइंस ऑफ ग्रुप 2। बेसिक रेडिकल्स का जो ग्रुप 2 है उसके रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये किया जाता है कि जो अननोन साल्ट है उसमें से H2S गैस को और HCl गैस को गुजारा जाता है। H2S गैस को जब सॉल्यूशन में से गुजारा जाता है तो वो इस तरीके से आयोनाइज होती है कि हाइड्रोजन आयन और सल्फाइड आयन बनते हैं। जब HCl को गुजारा जाता है तो उसकी आयोनाइजेशन से हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं। तो यूं जब HCl को डाला जाता है तो हाइड्रोजन आयन की आयोनाइजेशन कम हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन पहले भी मौजूद है। तो अब ये जो इक्विलिब्रियम है ये डिस्टर्ब हो जाता है और ली शैटलर प्रिंसिपल के मुताबिक अब सिस्टम इस तरह मूव करेगा ताकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाए। तो इस मकसद के लिए ये सिस्टम लेफ़्ट साइड पे मूव करता है। लेफ़्ट साइड पे हाइड्रोजन आयन और सल्फाइड आयन कंबाइन होकर H2S बनाते हैं। अब सल्फाइड आयन की जब कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो ये कंसंट्रेशन इस तरीके से कम होती है कि ग्रुप 2 के जो सल्फाइड्स हैं उनके KSP की वैल्यू, सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन ग्रुप 2 के सल्फाइड की KSP वैल्यू से थोड़ी ज़्यादा होती है और यूं ग्रुप 2 के जो बेसिक रेडिकल हैं वो सल्फाइड की शक्ल में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इसमें एक रूल अप्लाई दरअसल होता है
KSP के हवाले से जो हमारा अगला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। थोड़ी देर पहले मैंने एक बात की कि कॉमन आइन इफेक्ट की वजह से कोई चीज़ प्रेसिपिटेट हो जाती है, सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। जैसे मैंने सी साल्ट की एग्जांपल दी। तो प्रेसिपिटेशन कब होती है, इसके लिए एक मैथमेटिकल रूल है कि जब जो आयनिक प्रोडक्ट है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट है, वो जब KSP से इंक्रीज़ हो जाए, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कहलाते हैं, तो प्रेसिपिटेशन का फिनोमेना होता है। तो यहाँ जब HCl को डाला जाता है तो उसके डालने से हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं। उनको फिर बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन और सल्फाइड आयन कंबाइन होकर H2S बनाते हैं। सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और ये इस तरह कम होती है कि ग्रुप 2 के जो सल्फाइड्स हैं उनके KSP की वैल्यू से ये कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो होता इससे ये है कि ग्रुप 2 के जो केटाइंस हैं वो अपने सल्फाइड की शक्ल में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, यानी उनके सल्फाइड बन जाते हैं। ग्रुप 2 में कौन से बेसिक रेडिकल हैं, उसमें कॉपर आयन है, लेड आयन है, कैडमियम आयन है। तो क्या होता है कि अगर कॉपर आयन साल्ट में मौजूद है तो वो CuS बना देते हैं, लेड आयन है तो वो PbS बना देते हैं, कैडमियम आयन है तो वो CdS बना देते हैं। और जो भी साल्ट बनता है उसका अपना फिर एक ख़ास कलर होता है। तो प्रेसिपिटेट के कलर से फिर ये नोट कर लिया जाता है, अंदाज़ा कर लिया जाता है कि साल्ट में फ़लाँ रेडिकल मौजूद था। मसलन अगर HCl डालने से ब्लू कलर की PPT बनती है तो इसका मतलब है कि उस साल्ट में जो बेसिक रेडिकल है वो कॉपर है, क्योंकि क्यूप्रस सल्फाइड CuS का जो कलर है वो ब्लू होता है। तो इस तरीके से सेकंड ग्रुप के रेडिकल्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। फिर एक और एप्लीकेशन आ जाती है प्रेसिपिटेशन ऑफ द केटाइंस ऑफ ग्रुप 4। बेसिक रेडिकल का जो ग्रुप 4 है उसके केटाइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी कॉमन आइन इफेक्ट का सहारा लिया जाता है। किया ये जाता है कि साल्ट का जो सोल्यूशन है उसमें NH4OH के चंद ड्रॉप्स डाले जाते हैं। NH4OH आयोनाइज होकर अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं। अब साथ में इस सोल्यूशन में H2S गैस को डाला जाता है। H2S आयोनाइज होती है, उसके आयोनाइजेशन से हाइड्रोजन आयन और सल्फाइड आयन बनते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन आयन बनते हैं ये हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ मिलकर H2O बना देते हैं। तो हाइड्रोजन आयन जब H2O बनाते हैं तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ली शैटलर प्रिंसिपल के मुताबिक सिस्टम अपने आप को रीएडजस्ट करता है ताकि हाइड्रोजन आयन की जो कमी आई है वो पूरी हो जाए। अब हाइड्रोजन आयन किस डायरेक्शन में बढ़ेंगे? हाइड्रोजन आयन लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में बढ़ेंगे। लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में ये होगा कि H2S आयोनाइज होगी और हाइड्रोजन आयन और सल्फाइड आयन पैदा करेगी। तो हाइड्रोजन आयन जो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन होकर वाटर बना गए थे, उनकी कमी को पूरा करने के लिए H2S के मज़ीद मालिक्यूल आयोनाइज हो गए, दोबारा हाइड्रोजन आयन बन गए और साथ में सल्फाइड आयन बन गए। अब सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और अब ये कंसंट्रेशन इतनी हो जाती है कि ये ग्रुप 4 के जो सल्फाइड्स हैं उनकी KSP वैल्यू से एक्सीड कर जाती है। ग्रुप 4 के रेडिकल जो सल्फाइड बनाते हैं, कोबाल्ट सल्फाइड, निकल सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, उनकी जो KSP वैल्यू है उससे सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन एक्सीड कर जाती है और इस तरीके से फिर ये वाले बेसिक रेडिकल आइडेंटिफाई हो जाते हैं अपने मखसूस कलर की बुनियाद पर। अब पिछली एप्लीकेशन में हमने देखा कि ग्रुप 2 के रेडिकल सल्फाइड की शक्ल में प्रेसिपिटेट होते हैं, यहाँ ग्रुप 4 के रेडिकल। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ग्रुप 4 के जो सल्फाइड हैं उनकी KSP वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है
KSP वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है ग्रुप 2 के सल्फाइड्स के मुकाबले में। तो ग्रुप 4 की दफ़ा सल्फाइड आयन ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, सल्फाइड आयन ज़्यादा बनाने पड़ते हैं ताकि सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन भी फिर KSP की वैल्यू से बड़ी आई। तो सल्फाइड आयन ज़्यादा बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा क्या ऐड करना पड़ता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उससे ये होता है कि हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं, वो हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन आयन एक दफ़ा कम हो जाते हैं, उस कमी को पूरा करने के लिए मज़ीद H2S मालिक्यूल आयोनाइज होते हैं, तो हाइड्रोजन आयन तो मिलती हैं लेकिन असल में सल्फाइड आयन और मिल जाते हैं, और यही हमारा मकसद होता है। तो इस तरीके से ग्रुप 4 के बेसिक रेडिकल्स को उनके सल्फाइड की शक्ल में प्रेसिपिटेट करके आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। फिर इसमें आ जाता है प्रेसिपिटेशन ऑफ द केटाइंस ऑफ ग्रुप 5। इसी तरीके से ग्रुप 5 के जो केटाइंस हैं उन्हें हम उनके हाइड्रो ऑक्साइड की शक्ल में प्रेसिपिटेट करते हैं। तो तरीका ये है कि सॉल्यूशन में से हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को और अमोनियम क्लोराइड को गुजारते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आयोनाइजेशन से अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं, और अमोनियम क्लोराइड की आयोनाइजेशन से अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं। अमोनियम आयन दोनों में कॉमन है। इसकी जब कंसंट्रेशन बढ़ती है तो जो इक्विलिब्रियम है NH4OH और इसके आयन्स के दरमियान वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ली शैटलर प्रिंसिपल के मुताबिक सिस्टम उस तरफ मूव करता है जिस तरफ अमोनियम आयन कम हो रहे हों, तो लेफ़्ट साइड पे अमोनियम आयन कम हो रहे हैं तो रिवर्स रिएक्शन वाक़ होता है। अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कंबाइन होकर सॉलिड NH4OH बना देते हैं। इस तरीके से हाइड्रोक्सिल आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इतनी रह जाती है कि वो ग्रुप 5 के जो बेसिक रेडिकल हैं उनके हाइड्रो ऑक्साइड की KSP वैल्यू से एक्सीड कर जाए। तो जब हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ग्रुप 5 के रेडिकल के हाइड्रोक्साइड की KSP वैल्यू से एक्सीड करती है तो वो बेसिक रेडिकल अपने हाइड्रोक्साइड बना देते हैं और वो हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। हर हाइड्रोक्साइड का अपना एक मखसूस कलर है। मसलन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कलर वाइट किस कलर है, FeOH होल थ्राइस का कलर डर्टी ग्रीन है, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का कलर ब्लू है। तो अपने कलर से फिर इन्हें आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो यूँ मुख्तलिफ ग्रुप्स के रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने में कॉमन आयन इफ़ेक्ट के प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है, और मुख्तलिफ रीजेंट्स की मदद से उन रेडिकल्स को उनके मुख्तलिफ किस्म के सांड्स की शक्ल में प्रेसिपिटेट कर लिया जाता है और फिर कलर की बुनियाद पर उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो ये थी कॉमन आयन इफ़ेक्ट की एप्लीकेशंस। हमने इसकी टोटल 5 एप्लीकेशंस पढ़ी हैं। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन के तौर पर भी आता होता है और लॉन्ग क्वेश्चन में डेफिनेशन के साथ इसकी एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। कल इंशाल्लाह चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रिंसिपल। तो कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा पेशी खिदमत होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।